मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार पाल, प्रोफेसर एंड डिप्टी डायरेक्टर, क्षेत्रीय नेत्र विज्ञान संस्थान, सीतापुर आँख अस्पताल से आज आपसे कुछ एक ऐसी बीमारी के बारे में बातचीत करने आ रहे हैं जो बीमारी बहुत प्राचीन समय से हम लोगों के इतिहास में वर्णित है और एक ऐसी बीमारी है जो धीरे धीरे करके हमारी ज्योति को हानि पहुंचाती रहती है और अंत में व्यक्ति पूरी तरह से अंधा हो जाता है। इस बीमारी से ज़्यादातर लोग परिचित हैं, जिसका हिंदी में नाम हम सबलवाई बोलते हैं और अंग्रेजी में हम ग्लाकोमा कहते हैं। ये ग्लाकोमा मुख्यतः आँख की नसों की बीमारी है। वो नसें जो आँख के पर्दे से रोशनी को दिमाग तक ले जाने का काम करती हैं। ये जो बीमारी होती है, इसमें ये आँख की जो नसों के तंतु होते हैं, जो आँख की नस होती है, मेन नस होती है, इनके फाइबर्स को लगातार नुकसान पहुंचाती रहती है। मुख्यतः जैसा कि सभी लोग जानते हैं या ज़्यादातर लोगों को मालूम है कि सबलवाई एक ऐसी बीमारी है जिसके द्वारा छीड़ की गई ज्योति फिर वापस नहीं आती है। लेकिन अगर मेडिकल तौर तरीके से बात की जाए तो ये सबलवाई एक तरह की नहीं होती, बल्कि ये कई तरह से ये बीमारी हो सकती है। जैसे एक तो ये है कि ये बीमारी जन्म से होती है, जिसको हम लोग कंजेनाइटल ग्लाकोमा कहते हैं। इसी तरह से कभी कभी ये बीमारी शुरू में जन्म से न प्रकट होकर के कुछ समय बाद प्रकट करती है, तब इसको हम लोग जुवेनाइल ग्लाकोमा बोलते हैं। इसी तरह से ये बीमारी होती है जब ये आँख में ही अर्जित की जाती है, यानी यूँ कह लीजिए कि कोई और बीमारी इस बीमारी के लिए जिम्मेदार नहीं होती है, या यूँ कह लीजिए कि आँख की प्राथमिक बीमारी के रूप में प्रकट करती है, तब इसको हम प्राइमरी ग्लाकोमा बोलते हैं। ये भी मुख्यतः दो तरह का होता है। जैसे एक होता है एंगल क्लोजर ग्लाकोमा, जिसमें जो आँख के अंदर से द्रव्य निकलने का रास्ता होता है, फ्लूइड निकलने का रास्ता होता है, इसको ये बंद हो जाता है, धीरे धीरे पतला हो जाता है और जो आँख में बनने वाला द्रव्य है वो आँख से बाहर नहीं निकलता और आँख का दबाव बढ़ता है और वो दबाव बढ़ने के कारण नसें डैमेज होने लगती हैं। दूसरी तरह का इसी में ग्लाकोमा है, जिसको हम लोग ओपन एंगल ग्लाकोमा कहते हैं, या ऐसा ग्लाकोमा जिसमें ये जो विकास के रास्ते होते हैं ये पतले नहीं होते, लेकिन कुछ कारणों से अवरुद्ध हो जाते हैं। इसे हम ओपन एंगल ग्लाकोमा कहते हैं। और ये दोनों तरह के जो ग्लाकोमा हैं, एंगल क्लोजर ग्लाकोमा और ओपन एंगल ग्लाकोमा, ये आँख की प्राइमरी बीमारियां हैं। मतलब इसमें कोई और बीमारी नहीं होती, बल्कि आँख के कारणों की वजह से स्वतः उत्पन्न होते हैं। दूसरी एक कैटेगरी है इसी टाइप के ग्लाकोमा की, जिसको हम लोग सेकेंडरी ग्लाकोमा कहते हैं। इसमें बहुत सारे अन्य कारण होते हैं जिनकी वजह से सबलवाई या उत्पन्न होती है या आँख का दबाव बढ़ता है, और वो वाली बीमारी जो कहलाती है वो सेकेंडरी ग्लाकोमा कहलाते हैं। सेकेंडरी ग्लाकोमा जैसे चोट लगने की वजह से, कभी कभी आँख की सूजन की वजह से, या आँख की दूसरी किसी तरह की बीमारियों की वजह से, जैसे पिगमेंटरी ग्लाकोमा, इस तरह के कारणों से होता है। और इस कारण, क्योंकि इसमें जो बीमारी होने का कारण है वो कहीं और से आता है, इसलिए इसको सेकेंडरी ग्लाकोमा कहते हैं। तो मुख्यतः जो हम बात करते हैं तो वो प्राइमरी ग्लाकोमा की करते हैं, जो मुख्यतः उम्र के साथ होने वाली बीमारी है। और जैसे बताया कि हमने, ये मुख्यतः दो तरह की बीमारियों में होती है। एक होता है एंगल क्लोजर ग्लाकोमा, जहाँ पर निकास का रास्ता प्राकृतिक तौर पर पतला होता है। दूसरा होता है ओपन एंगल ग्लाकोमा, जहाँ पर निकास का रास्ता पतला नहीं होता, पर कुछ अन्य कारणों की वजह से वो रास्ता अवरुद्ध होने लगता है, जैसे कि नालियों के अंदर कीचड़
या गंदगी जमा होने से अवरुद्ध होने लगता है, इस तरह का हो गया। तो एक में नाली ही सक्रिय है और दूसरे में नाली तो सक्रिय नहीं है, पर उसमें कुछ ऐसी जमावट हो गई है जिसकी वजह से वो रास्ते अवरुद्ध हो गए हैं। तो ये दो तरह के मुख्य तरह ग्लाकोमा हैं जो प्राथमिक ग्लाकोमा बोलते हैं या जिनको हम प्राइमरी ग्लाकोमा बोलते हैं। अब प्रश्न आता है कि इस दो तरह के जो ग्लाकोमा हैं इनको जानने की ज़रूरत क्यों है, और अगर जानने की ज़रूरत है तो इनके इलाज में क्या फ़र्क आएगा, इनके लक्षणों में क्या फ़र्क आएगा, और किस तरह से हम इनसे अपना बचाव कर सकते हैं। इसमें जैसे हमने जो बताया कि एक एंगल क्लोजर ग्लाकोमा है जिसमें कि प्राकृतिक तौर पर जो आँख के अंदर से द्रव्य निकलने का रास्ता है। हम लोग जैसे जानते हैं कि आँख के अंदर पानी टाइप की चीज़ें या जेली टाइप की चीज़ें भरी हुई होती हैं। इनका काम क्या होता है कि आँख को एक तो ट्रांसपेरेंट रखना कि आँख के अंदर से बाहर की तरफ रोशनी जा सके, तो साफ़ पानी होना ज़रूरी है, साफ़ चीज़ होनी ज़रूरी है, और साथ में आँख का एक निश्चित शेप बना रहना भी ज़रूरी है। तो एक द्रव्य होता है आँख में भरा हुआ और वो एक दबाव के साथ भरा होता है, जैसे गुब्बारे के अंदर पानी भरा होता है। अब सामान्य तौर पर क्या होता है, जितना द्रव्य ये भरा होता है उतना जितना द्रव्य इसमें अंदर आता है उतना द्रव्य यहाँ से निकलता रहता है। लेकिन ग्लाकोमा के अंदर क्या होता है कि ये द्रव्य निकलता तो ज़्यादा है, या ये इसका निकलने का रास्ता जो जहाँ से ड्रेन हो रहा बाहर जा रहा है वो रास्ते से ये कम निकलता है। ठीक है, तो बनने का जो प्रक्रिया है वो सामान्य है। दूसरी तरफ क्या है कि इसका जो निकास है वो कहीं न कहीं अवरुद्ध हो गया। तो इसकी वजह से क्या है कि आँख के अंदर का ये दबाव बढ़ता है, और जब ये दबाव बढ़ता है तो ये दबाव जो तंत्रिकाएँ होती हैं, पतली पतली नर्व फाइबर्स होते हैं, उनको डैमेज करता है। और जैसा कि होता है कि जो नर्व्स के फाइबर्स होते हैं या जो इस टाइप के टिश्यू होते हैं वो एक बार अगर डैमेज होते हैं तो फिर ये दोबारा से जनरेट नहीं होते, दोबारा से बनते नहीं हैं। यानी क्या होगा कि जो तंतु इस तरह से डैमेज हो जाएंगे वो फिर दोबारा लौट करके नहीं बनेंगे। तो ये सामान्यतः दोनों तरह के ग्लाकोमा में यही चीज़ होती है, बस दोनों के जो बहने का रास्ता है उसके फ़र्क के कारण ये दो तरह का ग्लाकोमा होता है। अब जो पहला एंगल क्लोजर टाइप का ग्लाकोमा होता है, ये ऐसा ग्लाकोमा होता है जिसके बारे में बोला जाता है कि ये डकैत की तरह आता है। डकैत की तरह आने का मतलब क्या है कि ये बड़े ज़ोर शोर से आएगा, दर्द के साथ आएगा, लाली के साथ आएगा, सिम्टम के साथ आएगा, मरीज को दिक्कत होगी। हालांकि शुरुआत में इसकी जब शुरुआत होती है तो सामान्यतः क्या होता है कि ये प्राकृतिक तौर पर जैसे मैंने बताया कि रास्ता पतला होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जब हम कभी अंधेरे कमरे में कुछ देर तक बैठते हैं, जैसे ख़ास तौर पे अगर सिनेमा हॉल में या अंधेरे कमरे में कोई पिक्चर देख रहा है, तो कुछ समय बाद क्या होता है कि उसको धीरे धीरे सर दर्द की प्रॉब्लम होती है, फिर धीरे धीरे ये क्या होता है शांत हो जाता है। ऐसे ही धीरे धीरे करके ये बढ़ता जाता है और ये रास्ता धीरे धीरे और पतला होता चला जाता है। और फिर एक स्थिति ऐसी आती है जबकि ये पूरी तरह से अपने को प्रकट करता है और उस समय आँख में तेज़ दर्द होना, लाली आना, रोशनी कम होना, पुतली पर काली पुतली पर यानी कॉर्निया पर सूजन आना, इस तरह के लक्षण होते हैं। और अगर इनका समय पर उपचार न किया जाए तो ये कुछ ही टाइम में रोशनी को ख़त्म कर देते हैं। तो नैरो एंगल इसलिए बोला जाता है कि ये डंके की चोट पर आता है, यानी डकैत की तरह आता है। इसके ठीक उलट जो होता है दूसरा तरह का जो ग्लाकोमा है, जिसको ओपन एंगल ग्लाकोमा कहते हैं, ये लंबे समय तक होने वाली बीमारी है और लंबे टाइम में नसों को डैमेज करने वाली बीमारी है। इसमें भी दबाव बढ़ता है, लेकिन ये धीरे धीरे करके बढ़ता है। इस वजह से क्या होता है कि मरीज़ को एकाएक कोई ऐसी लक्षण नहीं आते हैं, बल्कि धीरे धीरे उसकी आँखों की रोशनी कम होने लगती है और उसे धीरे धीरे ये पता चलता है कि नहीं, उसकी आँख की रोशनी क्षीण होती जा रही है। और जब हम उसका अस्पताल में किसी डॉक्टर से सलाह लेते हैं और परीक्षण किया जाता है तो ये पता चलता है कि नहीं, इस व्यक्ति की जो नसें हैं आँख की वो धीरे धीरे डैमेज हो रही हैं और इसको सबलवाई की समस्या है। तो इसके बारे में ये बोला जाता है कि ये चोरों की तरह आता है और डकैतों की तरह जाता है, यानी आते समय पता नहीं चलेगा और जाते समय पता चलेगा। तो ये दो तरह के जो मुख्य
प्राइमरी वाले ग्लाकोमा हैं इनके ये अपने अंतर हैं कि एक में सिम्टम के साथ आएगा, एक में लक्षणों के साथ आएगा, दूसरे में लक्षण नहीं आएंगे लेकिन जाते समय तक वो रोशनी को काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचा देगा। अब ये जानना क्यों ज़रूरी है और कैसे जाना जा सकता है कि इसमें से ये कौन सा वाला ग्लाकोमा है। तो जो नैरो एंगल ग्लाकोमा होता है, जैसे हमने बताया कि ये हरदम सिम्टम के साथ प्रकट होता है और कुछ परीक्षण करने से इसके बारे में पता चलता है कि ये नैरो एंगल ग्लाकोमा है। जैसे क्या है कि हम इसमें गोनियोस्कोपी एक जांच होती है जिसमें प्राकृतिक तौर पर ये देखा जाता है कि जो बहाव वाला जगह है, जो बहाव वाला एंगल है आँख के अंदर, वो सामान्य है या वो सकरा है। और अगर ये रास्ता सकरा है तो बचाव के लिए हम एक नया रास्ता बना सकते हैं जिसको आयरिडेक्टमी कहा जाता है। या एक्यूट केस में जब आता है या जैसे तीव्र लक्षण के साथ अगर आता है तो बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जिनसे हम सबसे पहले इसके दबाव को थोड़ा कम करते हैं और जब आँख के अंदर दिखने लायक हो जाता है तो लेज़र की किरणों से, एंटी-याग लेज़र जिसे बोलते हैं, उससे एक रास्ता बना दिया जाता है जिससे कि ये पीछे वाला फ्लूइड आकर के आगे से ड्रेन होता रहे। और ये पता करने का जो यंत्र है वो गोनियोस्कोपी कहलाती है, ठीक है। और आँख का जो दबाव नापने का यंत्र है वो एक टोनोमीटर बोला जाता है। दूसरे तरह का ग्लाकोमा होता है जिसमें हमने बताया कि लक्षण कोई नहीं आते, लेकिन जब जांच वगैरह होती है कि रोशनी क्यों कम हो रही तब इनका पता चलता है। इसमें जो गोनियोस्कोपी की जाएगी तो यहाँ पे रास्ता सकरा हमें नज़र नहीं आएगा, रास्ता सामान्य नज़र आएगा, लेकिन आँख का दबाव बढ़ा होगा, आँख के नस के ऊपर फ़र्क आएगा, आँख के पर्दे की जो नसें होती हैं उन पे फ़र्क आएगा और इन्हें कुछ विशेष यंत्र से हम देख सकते हैं। जैसे क्या होता है, एक यंत्र हमारे पास होती है विजुअल फील्ड, जिसमें हम आँख के चारों तरफ जो हमारा देखने का दायरा क्षेत्रफल होता है उसके बारे में उसकी जांच की जाती है और ये सामान्यतः जो ओपन एंगल टाइप वाला ग्लाकोमा है इसमें प्रभावित होता है। दूसरी चीज़ क्या है कि जो हम गोनियोस्कोपी करते हैं उसमें जो एंगल है वो हमारा सामान्य दिखता है। तीसरा, हम जब इंट्राओकुलर प्रेशर या आँख का दबाव नापते हैं तो वो बढ़ा हुआ आता है और ये जो विजुअल फील्ड की इससे हमें पता चलता है। और आँख के पर्दे की जांच जब करते हैं तो उसमें हमको इसके लक्षण दिखाई पड़ते हैं। तो ये तो हुआ कि फ़र्क क्या हुआ, एक जो एंगल क्लोजर ग्लाकोमा है और दूसरा जो ओपन एंगल ग्लाकोमा है, इनके लक्षणों में ये फ़र्क हो गए। इलाज के बारे में जहाँ तक अब बात आई, इनका हमने डायग्नोसिस कैसे बनाई ये भी हमें पता चल गया। इसके बाद अब आया कि इलाज का क्या है। तो जो एंगल क्लोजर वाला ग्लाकोमा है या जिसको हम सकरे रास्ते वाला ग्लाकोमा बोलते हैं, ये ऐसी बीमारी है जिसमें तुरंत इलाज की ज़रूरत होती है। और जैसा पहला हमने इलाज बताया कि इसमें हम लेज़र किरणों से एक और रास्ता क्रिएट कर देते हैं जिससे कि ये पानी जो है वो पास हो सके, ठीक है। और ये एक तरह से लेज़र द्वारा की जाने वाली ऑपरेशन है। इसके अलावा अगर इससे ये चीज़ नहीं ठीक होती है तो एक ऑपरेशन किया जाता है जिसे ट्रेबिकुलेक्टमी कहते हैं, उसके द्वारा इसमें निदान होता है और ये ऑपरेशन से ही हो सकता है, इसका इलाज ऑपरेशन द्वारा ही होगा। दूसरी तरह का जो ग्लाकोमा आया ओपन एंगल ग्लाकोमा, उसमें सामान्यतः इस तरह के चीज़ों की ज़रूरत की बजाय दवाई के द्वारा इलाज संभव है। और आज के टाइम में बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ मौजूद हैं जो इस तरह के ग्लाकोमा को या तो जो पानी निकल रहा आँख से उसके निकलने के असर को कम कर देती हैं, या जो है इनके बहने वाले रास्ते कुछ और रास्ते खोल देती हैं या बहने वाले रास्ते को कुछ हद तक सामान्य कर देती हैं। और इस तरह से क्या करती हैं कि ये जो पानी निकलने और पानी बाहर जाने का जो रास्ता है इसके बीच में एक बैलेंस बना करके आँख के दबाव को कम करती हैं। और इस तरह से क्या होता है कि जो इस दबाव के बढ़ने का असर आँख के ऊपर पड़ने जा रहा था वो उसको रोकती हैं। तो मुख्यतः जो नैरो एंगल टाइप का ग्लाकोमा है या एक्यूट एंगल क्लोजर ग्लाकोमा है, इसमें सामान्य तौर पर इलाज जो है वो ऑपरेशन है। लेकिन दूसरे तरह का जो ग्लाकोमा है जिसको हम ओपन एंगल ग्लाकोमा कह रहे हैं, इसमें सामान्य तौर पर पहले दवाइयों के द्वारा इलाज किया जाता है। लेकिन एक स्थिति ऐसी आ सकती है जब दवाइयों के द्वारा इलाज संभव ना हो, तब क्या करते हैं कि इसको भी
दवाइयों के द्वारा ऑपरेशन के द्वारा रोका जा सकता है। या अगर किसी मरीज़ में हम देखते हैं कि भाई वो दवाई लगातार नहीं डाल पाएगा, या पता चला कि वो इतना पैसा नहीं खर्च कर सकता कि लगातार दवाई पर रख सके, या कुछ और वजह से वो हरदम दवाई डालना उसके लिए आसान नहीं है, तो उस स्थिति में भी हम सर्जरी वाली चॉइस ले सकते हैं। लेकिन एंगल क्लोजर वाले ग्लाकोमा में हमारे पास ये ज़रूरी है कि हम जो है वो सर्जरी ही करें, चाहे वो लेज़र से सर्जरी करें या ऑपरेशन करें, लेकिन उसमें दवाई का रोल उतना ज़्यादा नहीं है। दवाई का रोल है फिर साथ में सप्लीमेंट करने के लिए है। जब एक बार ऑपरेशन हो जाता है या एक बार जो पेरिफेरल आइरेक्टमी कर देते हैं, उसके बाद वो ओपन एंगल की तरह बिहेव करने लगता है और तब दवाई का उसमें रोल आ जाता है। लेकिन जो दूसरी तरह का ग्लाकोमा है, ओपन एंगल वाला ग्लाकोमा बताया, इसमें क्या है कि इसमें शुरू में हम दवाई से इसको ठीक कर सकते हैं, लेकिन एक स्थिति के बाद, या जैसे बताया कि कुछ स्थितियां ऐसी हैं जब हम उसमें भी ऑपरेशन द्वारा इलाज कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ जानने की है वो ये है कि किसी भी तरह का ग्लाकोमा जो ये नस को डैमेज करता है या डिस्ट्रॉय करता है, ये जितना डिस्ट्रक्शन कर देता है, सामान्यतः ये डिस्ट्रक्शन जो नसें सूख जाती हैं, जो नसें डैमेज हो जाती हैं, उसको कोई भी चीज़ वापस करने का तरीका नहीं है। यानी इम्पॉर्टेंट ये है कि इस तरह की जो नसें डैमेज होने जा रही हैं, उनको हम जहाँ तक डैमेज हो गई हैं या जहाँ तक डैमेज अभी नहीं हुई हैं, उनको वहीं पर रोका जाए। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक बार वो डैमेज हो गई तो फिर हम कुछ भी कर लें, हम उनको बैक नहीं कर पाएंगे। तो अगर सपोज़ एक आदमी आता है हमारे पास और 20% डैमेज के साथ आता है और उसका इलाज सही शुरू कर दिया जाता है, तो वो 20% डैमेज के साथ हम उसकी रोशनी को, यानी 80% रोशनी को हम उसकी बचा सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर वही आदमी 80% डैमेज के साथ आता है, तो क्या होगा कि हम उसकी 80% रोशनी जो चली गई उसको तो बचा नहीं पाएंगे, केवल 20% रोशनी बचाने का हमारे हाथ में रह जाएगा। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इस तरह के ग्लाकोमा के बारे में जाना जाए। इसमें भी जैसे बताया कि जो एंगल क्लोजर ग्लाकोमा है, ये क्योंकि सिम्टम के साथ आता है, लक्षणों के साथ आता है, परेशानियों के साथ आता है, तो इसमें यही होता है कि ये तो ज़्यादातर पता चल जाता है। लेकिन जो दूसरे तरह का ग्लाकोमा है, जिसके बारे में हमने बताया कि ये चोरों की तरह आता है, आपको पता ही नहीं चलता है, इस तरह के ग्लाकोमा में सामान्यतः ये होता है कि जब तक व्यक्ति को पता चले कि हम उसको ग्लाकोमा है, तब तक काफ़ी हद तक नुकसान हो चुका होता है। ओल्ड एज की बीमारी है, उसमें बूढ़े लोगों में होने की, या एल्डरली एज की बीमारी है, तो इसलिए क्या होता है कि जैसे हम लोग डायबिटीज़ का, ब्लड प्रेशर का समय समय पर जांच कराते रहते हैं, ऐसे ही आँख के दबाव के द्वारा ये पता किया जा सकता है कि किसी व्यक्ति को ग्लाकोमा है कि नहीं है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो दूसरे टाइप वाला ग्लाकोमा है, यानी ओपन एंगल वाला जो ग्लाकोमा है, जो चोरों की तरह आने वाला ग्लाकोमा है, इसकी पहचान समय रहते हो जाए। और ये पहचान तभी हो सकती है कि जब हम इसका डॉक्टरों के द्वारा समय समय पर परीक्षण करवाते रहें। और अगर ये समय पर पहचान लिया गया तो इससे होने वाले नुकसान को हम वहीं का वहीं पर रोक सकते हैं, या तो नुकसान होने ही नहीं देंगे, या जो है अगर नुकसान हो भी रहा है तो उसको रोक लेंगे। और एक चीज़ और समझने की है कि जैसे ग्लाकोमा का जो डैमेज होता है नसों का, ये एक तो दवाइयों कंट्रोल नहीं हो, इंट्राओकुलर प्रेशर, उस वजह से होता है। दूसरा क्या है कि समय के साथ भी होता रहता है। यानी ये है कि 100% कंट्रोल होने के बाद भी जो है कभी कभी ये ग्लाकोमा कुछ हद तक बढ़ सकता है, हालांकि उसको काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। तो ये नहीं होता कि नहीं दवाइयाँ हम ना यूज़ करें क्योंकि ये तो अपने तरह गति से बढ़ेगा, ऐसा नहीं है, बल्कि इसकी गति को हम काफ़ी हद तक रोक लेते हैं और ज़्यादातर इसको रोक लेते हैं। तीसरी तरह का एक ग्लाकोमा इसी में और बता दें कि जिसमें दबाव नहीं बढ़ता है, बल्कि प्रेशर नॉर्मल ही रहता है, पर क्या होता है कि उतने ही प्रेशर पर हमारी आँख की जो तंत्रिकाएं हैं वो कुछ ज़्यादा संवेदी होती हैं और वो डैमेज होती रहती हैं, जिसको नॉर्मल टेंशन ग्लाकोमा कहते हैं। और इस तरह के ग्लाकोमा में भी बहुत सजग रहने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये जांच में भी नहीं आता कि इसमें प्रेशर बढ़ा हुआ है, बल्कि ये जो और फील्ड वाली जांच बताई, जो विजुअल फील्ड की जांच बताई, या जो पर्दे की जांच बताई, उस तरह की जांचों से पता चलता है।
तो इसलिए जो है जागरूकता यहाँ पर हमें ये चाहिए कि इस बीमारी का जल्दी से जल्दी पता किया जा सके। और सामान्यतः किस तरह के लोग इसके लिए ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं, जैसे जिनके घर में ग्लाकोमा की हिस्ट्री रही है, सबलवाई की हिस्ट्री रही है, डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, आंखें छोटी हैं जैसे हाइपरमेट्रोपिया है या मायोपिया है। इसमें एक में ओपन वाला होने का चांस रहता है, एक में नैरो वाला जैसे होने का रहता है। जैसे हाइपरमेट्रोपिक वाले जो प्लस का नंबर का लेंस लगाते हैं उन लोगों में क्या है कि ये वाला जो ग्लाकोमा है आपका एंगल क्लोजर वाला होने का चांस ज़्यादा है। दूसरे वाले में जो मायोपिक लोग हैं उनमें क्या है कि आपका ओपन एंगल होने का चांस ज़्यादा है। इसी तरह से जो फीमेल्स हैं उनमें एक तरह का ग्लाकोमा होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो बहुत सारे ये ऐसे और चीज़ें हैं जो एक तरह से ऐड करती हैं कि इसके फैमिली में इस तरह की कोई हिस्ट्री है, तो वो लोग बहुत सजग रहना चाहिए और उन्हें समय समय पर इसकी जांच कराते रहनी चाहिए। इसके अलावा अन्य लोगों को भी ग्लाकोमा के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए और सामान्य तौर पर इससे जो कॉमन सिम्टम्स हैं या कॉमन लक्षण हैं या जो कॉमन चीज़ें आती हैं उनके बारे में मालूम हो तो इसके बचाव कर सकते हैं। और इस तरह ये एक ऐसी बीमारी जिसमें इरिवर्सिबल विजुअल लॉस होता है या न लौटने वाला रोशनी की कमी होती है, उससे हम बचाव कर सकते हैं। और बहुत सारी दवाइयाँ आज के टाइम में ऐसी उपलब्ध हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर्स उपलब्ध हैं जो जिनके द्वारा इनसे बचाव किया जा सकता है। धन्यवाद।